हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंह गाठिया और आज हम इस वीडियो के अंदर आपने जो पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था उसी का हम पार्ट 2 जो है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 1 जो है आपकी राजनीति विज्ञान का जो चैप्टर है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो ये चैप्टर हमने काफ़ी पढ़ लिया था और इसका सेकेंड पार्ट हम यहाँ पर रीड करने वाले हैं। इसका काफ़ी पार्ट हमने हमारे लास्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था, तो यहाँ तक हमने छोड़ा था, तो यहाँ से हम इसको जो है कंटिन्यू करते हैं। सब हमने पढ़ लिया था लोकतंत्र की परिभाषाएं, लोकतंत्र के आवश्यक चीज़ें, मतलब लोकतंत्र में क्या क्या होनी चाहिए और लोकतंत्र ही सबसे बेस्ट है क्या। तो ये सब सवालों के जवाब जो है वो हमने ढूंढे थे और हम यहाँ पर देखते हैं लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ। चलिए पढ़ते हैं। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उस न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की ज़रूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, सभी लोगों की तरफ से बहुमत के फैसले को लेने का अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता, बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव हो ही नहीं सकता। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा, योग्य और कौशल नहीं होता। तो हमारी तरफ से चुने हुए जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो जाकर के निर्णय लेते हैं। चलिए, इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें इस लोकतंत्र के वृहत्तर अर्थ को समझना होगा। हम लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ सरकार से लगा रहे हैं, लेकिन वृहत्तर रूप से लोकतंत्र क्या है वो हमें जानने की जरूरत है। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन कथनों पर गौर कीजिए। हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचार का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। मुझे वे शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूँगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। ये ऐसे कुछ कथन हैं जहाँ पर हम लोकतंत्र शब्द का अलग अलग महत्व के जरिए उनका यूज़ कर रहे हैं। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, क्या वे लोकतंत्र की बात करेंगे? लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उनके बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसला लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली न हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व हो जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी। इस प्रकार लोकतंत्र का ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी और लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसलिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है, बल्कि हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है और इससे हमें न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र या अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर समझने में भी मदद मिलती है। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा की ज़्यादा बातें नहीं की। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है।
अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीके के बारे में और ज़्यादा बातें जानेंगे। इस समय हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इतना याद कर लेना ज़रूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। इसके बारे में हम अध्याय 4 में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर तो सभी लोग साथ बैठकर सीधे वहीं फैसले कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीकों की कल्पना कर सकते हैं? इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में लोकतंत्र जो है आदर्श लोकतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की ज़रूरत है। नागरिक के तौर पर जो भी काम हम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करती है और यही लोकतंत्र की ताकत है, यही कमजोरी भी है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर डिपेंड करता है। यही चीज़ लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में भी सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती नहीं है कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो चलिए ये चैप्टर हमारा पूरा होता है। आगे के जो प्रश्न हैं चलिए इसको हम एक अच्छी सी PDF लेकर के सॉल्व करते हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन आंसर्स जो है इस चैप्टर के वो सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए ये चैप्टर नंबर 1 है, ये गलती से लिखा गया। चैप्टर नंबर 1 है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, जो कि हमने अभी पढ़ा है। तो इसके प्रश्नोत्तर हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बुक में से बनाए हुए हैं। एक्चुअली ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, लेकिन बुक की पूरे चैप्टर को समराइज करके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर निकाले गए हैं। तो पहला प्रश्न है एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं। जैसे जैसे हमने विशेषताएं पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हमने एक शानदार सा उत्तर यहाँ पर लिखा है। हम क्या लिखेंगे कि एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली बात, ऐसी सरकारें जनता द्वारा निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव द्वारा चुनी गई होती हैं। यानी चुनाव कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। लोकतांत्रिक सरकार जनता और संविधान के प्रति जवाबदेह होती है। किसके किसके प्रति? जनता, यानी कि जनता के प्रति और संविधान के प्रति। ठीक है। लोगों द्वारा चुने गए सदस्य ही देश के शासन की बागडोर संभालते हैं और वे सारे प्रमुख फैसले संविधान के अनुरूप ही लेते हैं, अपनी इच्छा अनुसार नहीं लेते हैं। किसके अनुसार लेते हैं? संविधान के अनुसार लेते हैं। तो ये है 3 मुख्य विशेषताएं। चलिए लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं तो देखिए पढ़ते हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं निम्न हैं। लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव होते हैं जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। दूसरा, चुनाव द्वारा लोग जब चाहे मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं और इसमें सभी नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त होता है। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि एक आयु डिसाइड की जाती है। जैसे मान लीजिए आज अगर हम बात करें तो 18 वर्ष आयु डिसाइड की गई है और 18 वर्ष से बड़ा हर व्यक्ति, हर नागरिक वोट दे सकता है। तो यही होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसमें सरकार कानून या संविधान के द्वारा चलाया जाता है। सरकार जो है वो किसके द्वारा चलाई जाती है? कानूनों और संविधान की मदद से चलाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान संशोधन से आपका क्या तात्पर्य है? देखिए हमें जानना चाहिए कि संविधान संशोधन आखिर क्या होता है। तो जो समय समय पर संविधान में जो परिवर्तन लाया जाता है उसे ही संविधान संशोधन कहते हैं। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं हम लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। कौन करते हैं? लोग करते हैं। यहाँ पर गलती हो गई है, हमें यहाँ पर लिखना होगा लोग करते हैं, इस तरीके से।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, लोकतंत्र के वे 3 मूल्य बताइए जिस पर कोई भी लोकतंत्र टिका हुआ है, अथवा लोकतंत्र के 3 मूल्य कौन कौन से हैं ये बताइए। तो 3 मूल्य, एक तो स्वतंत्रता, एक समानता और एक न्याय, ये ऐसे 3 मूल्य हैं जिस पर लोकतंत्र जो है वो मूल रूप से टिका हुआ है। अलोकतांत्रिक सरकार के कोई 2 उदाहरण, तो एक तो राजतंत्र या फिर सैनिक शासन। राजतंत्र यानी राजा का शासन और सैनिक शासन यानी कि कोई एक सेनापति हो उसका शासन, ठीक है। तो राजतंत्र और सैनिक शासन, जैसा कि सैनिक शासन का एक एग्जाम्पल हमने देखा था जैसा कि पाकिस्तान में हुआ था तख्ता पलट के समय। लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए, अथवा हमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे कि लोकतंत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं जिनके कारण हमें लोकतंत्र की आवश्यकता है। इसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। लोकतंत्र में चुनाव जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हैं जिसमें सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत और हार का समान अवसर उनको मिलता है। लोकतंत्र में सभी वोटों का समान मूल्य होता है, एक व्यक्ति एक वोट, सबका समान मूल्य होता है। लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करता है। तो ये है लोकतंत्र की विभिन्न जो निम्नलिखित विशेषताएं हमने जानी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दूसरे शासन प्रणालियों से बेहतर है कैसे। या फिर प्रश्न बने कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की वे कौन कौन सी बातें हैं जो उसे दूसरे शासन प्रणालियों से बेहतर बनाती हैं। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, देखिएगा कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली निम्न कारणों से बेहतर शासन प्रणाली है। पहली बात, लोकतंत्र मूल्यों पर आधारित शासन प्रणाली है जिसमें सभी को स्वतंत्रता, समानता और न्याय मिलता है। अब इससे बेटर और क्या होगा। लोकतंत्र में जनता अपना शासक खुद चुनती है। लोकतंत्र में शासन संविधान के आधार पर किया जाता है और लोकतंत्र में विचार भिन्नता को प्रकट करने के भी अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें नागरिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। इसमें क्रांति का भय नहीं होता क्योंकि क्रांति करने वाली जनता अपनी सरकार खुद बनाती है। अगला प्रश्न देखिए, लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकार में अंतर लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। लोकतांत्रिक सरकार और अलोकतांत्रिक सरकार में क्या क्या अंतर है वो चलिए जानते हैं। पहली बात तो लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, लेकिन अलोकतांत्रिक जो सरकार है वो जनता द्वारा नहीं चुनी जाती है। लोकतांत्रिक सरकार संविधान और कानून के दायरे में रहकर कार्य करती है, लेकिन अलोकतांत्रिक सरकार में संविधान जैसा कुछ नहीं होता, वो संविधान के अनुरूप जो है कार्य नहीं करती है। लोकतांत्रिक सरकार में यह जनता के अधिकारों की रक्षा करती है और अलोकतांत्रिक सरकार जो है जनता के अधिकारों का दमन करती है, उनका शोषण करती है। लोकतांत्रिक सरकार में चुनाव होते हैं लेकिन अलोकतांत्रिक में चुनाव नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण है जैसे लोकतंत्र, और अलोकतांत्रिक का उदाहरण है जैसे राजतंत्र, तानाशाही और सैनिक शासन। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, तो जानते हैं कौन कौन से अधिकार हैं। प्रत्येक नागरिक अपनी जो सरकार है वो खुद चुन सकती है। वह किसी भी संस्था का सदस्य बन सकता है, गठन कर सकता है, उसे छोड़ सकता है, सरकार की आलोचना कर सकता है, विरोधी दल में शामिल हो सकता है। वह चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी को वोट दे सकता है, अब वो चाहे सत्ता पक्ष की हो या विरोधी दल का हो। वे किसी भी दल में शामिल हो, चुनाव लड़े या निर्दलीय चुनाव भी वो लड़ सकता है। ये प्रत्येक तरह के विभिन्न तरह के अधिकार जो है नागरिकों को हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं आज के समय में, तो सबसे पहले तो हमारे देश की मुख्य समस्या बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, अशिक्षा की समस्या और जात पात की समस्या। ये 4 जो है हमारे देश की महत्वपूर्ण बड़ी समस्याएं हैं आज के समय में, जिनको सुलझाना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि लोकतंत्र के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती के रूप में निकल करके सामने आ रही हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारा जो अध्याय है वो पूरा होता है और अगला अध्याय हम पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए प्यारे बच्चों, धन्यवाद।